चलिए दोस्तों, हम लोग आज उपन्यास का जो है दूसरा चैप्टर मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु संबंधी जो है आपका उपन्यास के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है आपका जो लेखक हैं, उपन्यासकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु, इस संबंध में उनका जो है संक्षिप्त परिचय ले लें। तो पहला है आपका फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य में औचलिक उपन्यास के प्रेता के रूप में जो है जाने जाते हैं। उपन्यास को औचलिक कहने तथा उसकी महत्ता की ओर आलोचकों का ध्यान आकृष्ट करने का श्रेय जो है सुप्रसिद्ध साहित्यकार और उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु को प्राप्त है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो है आपका 4 मार्च 1921 अररिया, बिहार के अररिया जिले में फोरबिसगंज के पास औराही हिंगवा गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुई। रेणु जी का बिहार के कटिहार से गहरा संबंध रहा है। पहली शादी कटिहार जिले के हसनगंज प्रखंड अंतर्गत बलुआ ग्राम में काशीनाथ विश्वास की पुत्री रेखा रेणु से हुई। हसनगंज के ही गांव महमदिया ग्राम में पद्मा रेणु की मायके है और रेणु जी के 2 और पुत्री सबसे बड़ी कविता राय और सबसे छोटी वहीदा राय की शादी महमदिया और कवैया गांव में हुई है। प्रारंभिक शिक्षा जो है रेणु जी ने फारबिसगंज तथा अररिया में पूरा करने के बाद रेणु ने मैट्रिक नेपाल के विराटनगर आदर्श विद्यालय से कोइराला परिवार में रहकर की। उन्होंने इंटरमीडिएट काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1942 ईस्वी की, जिसके बाद वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। बाद में 1950 में उन्होंने नेपाली क्रांतिकारी में भी हिस्सा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप नेपाल में जनतंत्र की स्थापना हुई। पटना विश्वविद्यालय के अभ्यर्थियों के साथ छात्र संघर्ष समिति में सक्रिय रूप से भाग लिया और जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति में अहम भूमिका निभाई। उनके इस काल की झलक उनकी कहानी तबे एकला चलो रे में मिलती है। तो उनकी कहानी जो है आपका फणीश्वर नाथ रेणु की एक कहानी है, तबले एकला चलो रे में मिलती है। उन्होंने हिंदी में आंचलिक कथा की नींव रखी। तो उन्होंने हिंदी में क्या है, आंचलिक कथा की नींव रखी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय एक समकालीन कवि उनके परम मित्र थे। इसकी कई रचनाओं में कटिहार के रेलवे स्टेशन का उल्लेख मिलता है। उन्होंने अपने उपन्यासों में औचलिक जीवन जीने की हर धुन गंध लय ताल सुर सुंदरता और कुरूपता को अपने शब्दों में बांधने की सफल कोशिश की है। इनकी भाषा शैली में एक चमत्कार है जो पाठकों को अपने साथ बांध कर रखती है। रेणु जी को जितनी ख्याति हिंदी साहित्य में अपने उपन्यास मैला आंचल
से मिली उतनी अन्य कृति से नहीं मिली। इस रचना के लिए उन्हें पद्म श्री सम्मान से विभूषित भी किया गया। फणीश्वर रेणु द्वारा लिखा गया उपन्यास जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। महिला आंचल 1954 इसमें जो है लिखा गया। परी कथा 1957। जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, कलंक मुक्त, पट्टू बाबू रोड, ये जो है मुख्य उपन्यास जो है लिखा गया रेणु जी के द्वारा। इसके अलावा जो है हम लोग चलते हैं जो इम्पोर्टेंट है प्रसिद्ध कहानी जो है इनके द्वारा क्या क्या लिखी गई। तो मारे गए गुल फर्म, एक ओदिम, रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, पंच लाइट, तब एकला चलो रे, ठेस, संवदिया, ये सारा जो है मुख्य हैं प्रसिद्ध कहानियों में। अब हम लोग जो है महिला आंचल संबंधी जो पात्र हैं उस संबंध में थोड़ा सा जो है चर्चा कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये जो कि सिलेबस में हमारा है। पहला है पुरुष पात्र में जो है इसमें प्रशांत बनर्जी मलेरिया का डॉक्टर हैं, ये कमली का प्रेमी और दोनों का हितैषी युवक। दूसरा हम लोग जो है देखते हैं तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद जो है मेरीगंज का सर्वाधिक प्रचलित प्रतिष्ठित और कानूनी दांव पेच में माहिर व्यक्ति है। तीसरा हम लोग चलते हैं प्यारू, तीसरा हम लोग चलते हैं पुरुष पात्र में ही आपका महंत सेवादास, ये जो है मेरीगंज के मठ का विलासी एवं अंधा महंत जिसका दासी लक्ष्मी के अवैध संबंध था। अगला जो है ठाकुर राम किरपाल सिंध, ये जो है आपके राजपूत टोले का प्रमुख व्यक्ति, अनपढ़ किंतु चतुर व्यक्ति थे। महंत सेवादास पसराठा मठ का संत, महंत रामदास महंत सेवा सदन का शिष्य, बाद में मेरीगंज के मठ का महंत बना। कालीचरण यादव परिवार का निर्भीक युवक के रूप में जो है इसका पात्र था। बालदेव जो है कांग्रेसी नेता जो लक्ष्मी के प्रति अनुराग भाव रखता है। बावन दास जो है शुद्ध गांधी भक्त। अब हम लोग जो है गौण पुरुष मित्र में देखते हैं प्यारू जो है डॉक्टर, प्रशांत का कर्मठ सेवक, तहसीलदार गौरी अपनी धूर्तता का शिकार हुआ, भ्रष्ट तहसीलदार वासुदेव जो है कालीचरण का दाहिना हाथ, सामाजिक नेता। डब्ल्यू मार्टिन मेरीगंज गांव के नाम का सूत्रधार। सोमा जट जो है खूंखार व्यक्ति, कालीचरण का साथी। अगला है लर सिंह दास, कामुक एवं धूर्त साधु। राम किशुन बाबू कांग्रेसी कार्यकर्ता। ज्योतखी काका कूप मंडुप ओझा ज्योतिषी। अगला है आपका लेखावन सिंह यादव जो है यादव टोला का प्रमुख व्यक्ति। और इसमें जो है आपका चली उत्तर कर्मकार साहसी डकैत। इसके अलावा हम लोग नारी पात्र देख ले तो नारी पात्र में
कमली जो है विश्वनाथ प्रसाद की पुत्री, लक्ष्मी जो है पसराठा मठ की सेविका, फूलिया जो है अनेक प्रेम प्रसंगों की नायिका बनी, शिथिल चरित्रा युवती, राम पियारिया महंत महंत रामदास की दासी पत्नी बनी, कुटिल युवती। अगला है आपका गौण नारी पात्र में जो है मंगला जो है चरखा सेंटर की सहृदय शिक्षिका, और आभा रानी जो है सहृदय कांग्रेसी कार्यकर्ता। उसके बाद अंत में जो है आपका पार्वती मौसी अंधविश्वास की शिकार विधवा नारी। तो ये जो है आपके पुरुष और स्त्री पात्र और गौण पात्र से संबंधित जो है सूची है, जो एग्जाम संबंधित इम्पोर्टेंट है। इसमें और कुछ हम लोग अन्य चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, आंचलिक उपन्यास मैला आंचल में प्रमुख अथवा बड़ी अंतर कथाएं निम्नवत है। क्या हैं? पहला है डॉक्टर प्रशांत और कमला की कथा है ये। दूसरा है सेवा दास महंत और लक्ष्मी की कथा, लक्ष्मी और रामदास की कथा, बालदेव और लक्ष्मी की कथा, कालीचरण और मंगला की कथा, विश्वनाथ प्रसाद की कथा, खेलावन यादव की कथा, बावन दास की कथा, फुलिया और खलासी की कथा, रामदास और राम प्यारी की कथा, मौसी अथवा पार्वती की कथा, माटी और मेरी की कथा, पयारू की कथा, सुमरित दास की कथा, चलुत्तर करमाकर की कथा, वासुदेव की कथा, हर गौरी सिंह और उसके प्रेम की कथा। इतने अधिक पात्रों को लेकर हिंदी में शायद ही कोई उपन्यास लिखा गया हो। इन प्रासंगिक कथाओं का भी अपना महत्व है। ये कथाएं गांव की सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा गौण संबंधी स्थिति को दर्शाती हैं। गांव का समग्र वातावरण पर ये प्रासंगिक कथाएं दिव्य प्रकाश डालती हैं। गांव के जाति समीकरण, राजनीतिक समीकरण, सामाजिक आचार व्यवहार पर प्रकाश डालती हैं। ये प्रासंगिक कथाएं समग्र भारत के ग्रामीण जीवन को दर्शाती हैं। अशिक्षा के कारण ग्राम समाज का वातावरण कलह युक्त रहता है। ये कथाएं गांव का वातावरण, गांव की रहन सहन, खान पान, आचार व्यवहार आदि को प्रदर्शित करता है। ग्रामीण क्षेत्र में विघटनकारी अस्पृश्यता का कुठाराघात करती है। इसमें और भी हम लोग इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कुछ बातें कि मैली आंचल की मुख्य बातें। मैला आंचल में जीवन की सभ्य नागर सुसंस्कृत धारा से कटे किसी पिछड़े भूखंड, जहाँ के अनपढ़, निरक्षर, अशिक्षित, अविकसित, पिछड़ी, अनुसूचित जाति, जनजाति के जीवन का समग्र चित्रण पूरी विवेक से यथार्थ दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि मैला आंचल के विषय से संबंधित कुछ चर्चा कर लेते हैं कि रेणु जी ने इस उपन्यास का कालखंड एकदम उपयुक्त चुना है। कहानी देश की आज़ादी के कुछ समय पहले यानी 1942 से शुरू होता है। एक गांव में प्रचलित जातिवाद,
राजनीति की दारुण निरर्थकता और मानवतावाद, सामाजिक स्थिति का चित्रण, जमींदार प्रथा, जाति प्रथा का चित्रण, राजनैतिक और धार्मिक विसंगतियों का विवरण, स्वदेशी का महत्व, भूमि संबंधी समस्या का चित्रण, जन सामान्य के शोषण की समस्या, इसके माध्यम से अंग्रेज़ों का राज करने का तरीका देखने का मौका मिलता है और साथ ही साथ कांग्रेसी गतिविधियों को देखा जा सकता है। बाद में सोशलिस्ट पार्टी ने भी गांव में अपने झंडे गाड़ दिए थे। इन दोनों पार्टियों की विचारधारा और कार्य करने की तरीके में अंतर को विभिन्न घटनाओं के द्वारा इस उपन्यास में दर्शाया गया है। तो ये मोटा मोटी मैला आंचल विषय का संक्षिप्त उपन्यास का संक्षिप्त वर्णन था। इसके अलावा हम लोग चलते हैं अगला उपन्यास राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल से संबंधित ये है। तो इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट तत्व देख लेते हैं। तो सबसे पहले श्रीलाल शुक्ल का जीवन परिचय। श्रीलाल शुक्ल का जन्म 31 दिसंबर 1925 को अतरौली गांव, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ और वे हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यकार थे। लखनऊ जनपद के समकालीन कथा साहित्य में उद्देश्यपूर्ण व्यंग्य लेखन के लिए विख्यात साहित्यकार माने जाते थे। उन्होंने 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा पास की। 1949 ईस्वी में राज्य सिविल सेवा से नौकरी शुरू की। ठीक है, 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक श्रीलाल शुक्ल जी ने किया। उसके बाद 1949 ईस्वी में राज्य सिविल सेवा से नौकरी शुरू की और 1983 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से निवृत्त हुए। उनका विधिवत लेखन 1954 से शुरू होता है। इसी के साथ हिंदी गद्य का एक गौरवशाली अध्याय आकार लेने लगता है। वे अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी के विद्वान थे। ठीक है, उनका पहला प्रकाशित उपन्यास सूनी घाटी का सूरज 1957 तथा पहला प्रकाशित व्यंग्य अंगद का पाँव 1958 है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है। उनका सबसे अधिक लोकप्रिय उपन्यास राग दरबारी वर्ष 1968, राग दरबारी सबसे प्रसिद्ध उपन्यास 1968 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इस उपन्यास के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 से सम्मानित किया गया। इस उपन्यास पर एक दूरदर्शन धारावाहिक का निर्माण भी हुआ। श्री लाल शुक्ल को भारत सरकार ने 2008 में पद्म भूषण पुरस्कार उपाधि से सम्मानित किया। राग बैराग श्रीलाल शुक्ल का आखिरी उपन्यास था। इम्पोर्टेंट है। श्रीलाल शुक्ल की प्रसिद्ध रचनाएं, इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो प्रसिद्ध उपन्यास में पहला है सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास। उसके बाद राग दरबारी, आदमी का जहर, सीमाएं टूटती हैं, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत, बब्बर सिंह और उसके साथी, यह घर मेरी नहीं, इस उम्र में और राग बिराग से संबंधित उपन्यास अहम थे। तो इसमें आपका राग दरबारी संबंधी हम लोग कुछ पात्र का चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें जो पात्र हैं, सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में आपका वैद्य जी, राग दरबारी के पात्र गांव की राजनीति के पीछे का
मास्टरमाइंड स्थानीय कॉलेज का प्रबंधक वैद्य जी थे। दूसरा है रुप्पन बाबू, वैद्य जी के छोटे बेटे और कॉलेज के छात्र। कॉलेज के छात्र नेता। पिछले कई सालों से उनकी कॉलेज में 10वीं कक्षा में रहे हैं, जहां उनके पिता प्रबंधक हैं। सक्रिय रूप से भरी गांव की राजनीति में शामिल हैं। उपन्यास के अंत में उसके व्यवहार में एक क्रमिक परिवर्तन देखा जा सकता है। ये कौन है? रुप्पन बाबू। अगला है आपका बद्री पहलवान, रुप्पन बाबू के बड़े भाई। ये जो पात्र हैं, अगला हम लोग चलते हैं, जो पात्र संबंधी चर्चा कर लेते हैं। रंगनाथ, इतिहास में एमए रंगनाथ वैद्य जी के भतीजे हैं। वह लगभग 5 से 6 महीने के लिए छुट्टी पर शिवपालगंज आ गए हैं। छोटा पहलवान गांव की राजनीति में एक सक्रिय पार्टनर, गांव की राजनीति में एक सक्रिय सहभागिता है और वैद्य जी द्वारा बुलाए गए बैठकों में लगातार सहभागिता है। प्रिंसिपल साहब जोगनाथ छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज का प्राचार्य हैं। कॉलेज में कर्मचारियों के साथ उसके साजिश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्थानीय गुंडा जो हमेशा नशे में रहता है। कौन है ये? यह है जोगनाथ। अगला है आपका शनिचर। इनका असली नाम मंगलदास है। स्थानीय लोग उन्हें शनिचर कहते हैं। अच्छा, वह वैद्य जी का नौकर है और बाद में वैद्य जी द्वारा राजनीतिक रणनीति के उपयोग के साथ गांव की कठपुतली प्रधान नेता बनाया गया था। लंगड़ा, वह अस्थायी आम आदमी का प्रतिनिधि है जो भ्रष्ट व्यवस्था के सामने झुकता है, जहां तक कि छोटी सी चीज़ें भी करने के लिए तैयार रहता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग कुछ देख लेते हैं कि आपका राग दरबारी उपन्यास की मुख्य बातें क्या क्या हैं। राग दरबारी एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है। यह रिपोर्टाज शैली में लिखा गया है। व्यंग्यकार लेखक हैं श्री लाल शुक्ल। यह उपन्यास भी मैला आंचल की तरह एक आंचलिक उपन्यास है। इस उपन्यास पर 1970 ईस्वी में श्रीलाल शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। इसकी कथा वस्तु लखनऊ शहर के इर्द गिर्द गांव शिवपालगंज से संबंधित है। उपन्यास ने शिवपालगंज के श्रम जीवन की कथा को अत्यंत मनोरक दृश्य से चित्रित किया है। गांव की पंचायत से लेकर सहकारी समिति और इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधन और कार्यकरण पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी इस उपन्यास का उपजीव्य है। शिवपालगंज के 62 वर्षीय वैद्य जी यहाँ की राजनीति की धुरी हैं। रंगनाथ इस उपन्यास का एक महत्वपूर्ण पात्र है। वह एक शोध छात्र है। वह अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए अपने मामा वैद्य जी के पास आया है। साथ ही साथ जो है इसमें और भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वैद्य जी ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि वे कभी बूढ़ा नहीं होंगे। वे बूढ़े तभी होंगे जब वे मर जाएंगे, अथवा जब लोग उन्हें यकीन दिला देंगे कि आप मर गए हो। आजीवन देश सेवा करते रहने
का व्रत उन्होंने ले रखा है। वे देश सेवा में लगे उन महापुरुषों की तरह सेवारत रहेंगे, लंबी उम्र तक देश सेवा करते रहेंगे। वैद्य जी के रक्त में उनकी सेवा के दो नुस्खे हैं, गरीबों का मुफ्त इलाज और फायदा न हो तो दाम वापस। इसके पूर्व वे जज के इजलास में और असेसर बनकर फिर दीवानी के मुकदमों में जायदादों के सिपुर्ददार होकर और फिर जागीरदारों के लंबरदार बनकर जनता की सेवा करते थे। अब वे कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजर, डायरेक्टर और कॉलेज के मैनेजर बन कर सेवारत हैं। इन पदों पर काम करने की लालच उसमें नहीं थी। वे तो इन कामों को करने वाले व्यक्ति उस क्षेत्र में नहीं था, इसलिए कर रहे थे। उन्हें बुढ़ापे में यह सब करना पड़ रहा था, क्योंकि पूरे देश के नव युवकों की तरह इस क्षेत्र के युवक भी निकम्मे थे। वैद्य के रूप में उन्होंने रोगों की दो श्रेणियां कर रखी थी, प्रकट और गुप्त। वे इलाज भी दो तरह से करते थे। उनका मानना था कि सारे रोगों का कारण ब्रह्मचर्य का नाश होता है। इसके नशा पर उनक खौफनाक भीषण होता था, जिसे सुनकर कॉलेज के अधिकांश लड़के जीवन से निराश हो जाते थे। रंगनाथ को भी एक दिन वैद्य जी ने ब्रह्मचर्य होने का लाभ समझाया। रंगनाथ को तब ब्रह्मचर्य का महत्व पता चला। रंगनाथ आत्म केंद्रित व्यक्ति का युवक था, उसे किसी से मतलब नहीं रहता। ट्रक में बैठकर वह शिवपालगंज आया और ट्रक का गियर दबाए रखने के निर्देशों को मानता है, और खलासी द्वारा 2 रुपये ठेंग ऐंठ लिए जाने पर भी वह विरोध प्रक्रिया नहीं व्यक्त करता। वह शिक्षित तो है पर अकर्ण्य युवा वर्ग है। वैद्य जी द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य कार्यक्रम को वह तन्यता के साथ ग्रहण करता है। संशोधन के तौर पर वह इतना ही करता है कि बैठक में अध्ययन की जगह वह गजहों की संगत में बैठा रहता है। वैद्य जी को कोई भी आपत्ति नहीं होती, क्योंकि गजहों के साथ बैठने में भी वीर्य रक्षा में कोई खतरा नहीं है। रंगनाथ शिवपालगंज की खिचड़ी में फंस गया है। रंगनाथ मंझोली हैसियत का विश्वविद्यालयी युवक है। वह दिशाहीन उस युवा पीढ़ी का है जो पढ़ना लिखना होने के बावजूद क्रांति के उत्सव से रहित है। वह उदासीन रहता है। दुर्लभता के कारण वह निर्जीव सा बन रहा है। तमाम गलत व्यवस्थाओं को देखकर भी वह यथा स्थितिवादी बन रहा है। तो इसका जो है हम लोग देख लें कि राग दरबारी उपन्यास का विषय क्या था। तो देश की शिक्षा व्यवस्था की दुर्गति का चित्रण इसमें किया गया है। इस उपन्यास में न्याय की स्थिति का चित्रण किया गया है। बेशर्मी के साथ
बेईमानी का चित्रण किया गया है, जमींदारी प्रथा के प्रभाव की कमी का चित्रण किया गया है, राजनीति में भ्रष्टाचार का चित्रण किया गया है, गांव में आपसी रंजिश का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है, शिक्षित व्यक्ति रंगनाथ की आंखों के माध्यम से गांव में दयनीय स्थिति को दिखलाया गया है। तो जो है मुख्य रूप से जो हमारा कुल उपन्यास था, इसमें जो है हम लोग यही हम लोग का 3 सब्जेक्ट था, जिसमें से हम लोग गोदान प्रेमचंद का, मैला आंचल फणीश्वर नाथ का और राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का। तो हम लोग जो है संक्षिप्त रूप में जो है उपन्यास को समझने का पात्र के साथ जो है प्रयास किए हैं। आगे आने वाला वीडियो में फिर हम लोग जो है अगला नेक्स्ट जो है शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अगला हम लोग जो है टॉपिक कहानी और नाटक पे चर्चा करेंगे। और थ्योरी कवर करने के बाद जो है मैं कुछ मॉडल सेट को भी जो है इस संबंध में जो है हम लोग सॉल्व करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो कैसा लगा दोस्तों मेरा वीडियो, जो भी छात्र जो है JSSC CGL में हिंदी लिए हुए हैं उसके लिए जो है संक्षिप्त रूप में मैंने जो है ये वीडियो बनाया है, क्योंकि हिंदी जो है अकेले में पढ़ने में जो है थोड़ा सा लेंदी और जो है इसका बड़ा सिलेबस है। तो संक्षिप्त रूप में वो जो है कम से कम एग्ज़ाम से पहले आप लोग शॉर्ट रूप में समझ पाएँ, तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से जो है इसको बतलाने का प्रयास किया है। इस वीडियो को जो है दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी JSSC CGL के 28 जनवरी के छात्र हैं और 4 फरवरी को होने वाला जिनका एग्ज़ाम है, या आगे जो है इस एग्ज़ाम को अगर पुनः लिया जाता है तो आपके लिए जो है फ़ायदेमंद होगा। सभी दोस्तों तक जो है इसको शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।